आज की सबसे धमाकेदार खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक अरेस्ट। नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। गिरफ्तारी के बाद नवाब का चैलेंज। झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे। नवाब मलिक का क्या है डी कंपनी से कनेक्शन? आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, यह महाराष्ट्र की परंपरा है। नवाब मलिक का अरेस्ट ऑर्डर एक्सक्लूसिव। नमस्कार, धाकड़ एक्सक्लूसिव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और धाकड़ एक्सक्लूसिव में सबसे अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के मंत्री एनसीपी के नेता नवाब मलिक गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी की टीम सुबह 4 बजे पहुंचती है नवाब मलिक के घर पर। उनको ईडी के ऑफिस लेकर आया जाता है। 8 घंटे पूछताछ की जाती है। उसके बाद ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने सेक्शन 19 के तहत नवाब मलिक की गिरफ्तारी कर ली। लेकिन बड़ी खबर यह नहीं है। बड़ी खबर इससे आगे आपको धाकड़ एक्सक्लूसिव बताने वाले हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत पर यह बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं कि शिवसेना और एनसीपी के 10 से 11 और ऐसे नाम हैं जो इस वक्त ईडी के रडार पर हैं, प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं। और इन नेताओं पर कई धाराओं में अलग अलग मामले दर्ज हैं। ये नेता कौन कौन से, उनकी लिस्ट आपको बताएं। उससे पहले बता दें कि इन नेताओं के इन केसेस की जांच ईडी लगातार कर रही है और टाइम्स नाउ नवभारत पर यह खुलासा आपको करने जा रहे हैं। ईडी की लिस्ट में नवाब मलिक के अलावा और कौन कौन से संभावित नाम हैं। और याद रखिए, हम ये नाम संभावित बता रहे हैं कि संभावित नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की लिस्ट में। और ये एक एक करके नाम आपको बताते जाते हैं कि ईडी की लिस्ट में कौन सा नाम है। पहला नाम सामने आता है ईडी की लिस्ट में तो वो अनिल परब का नाम सामने आता है। मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में। ऋषिकेश देशमुख का नाम सामने आता है। अनिल देशमुख के बेटे अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी। पूर्व गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के। किस आरोप में गिरफ्तारी हुई थी, इस बात से सभी लोग वाकिफ हैं। तीसरा नाम आता है प्रवीण राउत का। संजय राउत के करीबी हैं प्रवीण राउत, अरेस्ट कर लिया गया। चौथा नाम आता है वर्षा राउत का। संजय राउत की पत्नी है वर्षा राउत। पांचवा नाम आता है प्रताप सरनाइक का, विधायक हैं शिवसेना से। ये 5 वो चेहरे जिनकी संभावित नाम शामिल हैं ईडी के रडार में। अगले नाम देखिए। अगला नाम है आनंद राव अडसुल का, नेता है शिवसेना से। अगला नाम है अर्जुन खोतकर का, नेता है शिवसेना से। फराज मलिक, नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक का नाम और कहां कहां सामने आ चुका है ये आपको लगाते रहेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी है और ये नाम संभावित बताए जा रहे हैं कि संभावना है कि ईडी के रडार पर ये तमाम नाम और ये तमाम चेहरे भी हैं। एकनाथ खड़से की बात कीजिए कि पत्नी और उनके दामाद प्राजक्ता तनपुरे मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। उसके अलावा नितिन राउत मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। ये ईडी के रडार पर संभावित नाम है जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई। ईडी के बाद अब आईटी की बात करते हैं, इनकम टैक्स के रडार की बात करते हैं। अजित पवार जो कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में, आईटी का रडार इनके ऊपर घूम रहा है। संभावना इस बात की प्रबल है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है ये वो 2 नाम है, अजित पवार और पार्थ पवार। अजित पवार के बेटे और खुद अजित पवार डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। हमारे सहयोगी अरुणिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुणिल, बताइए जरा कि ये जो टाइम्स नाउ नवभारत सूत्रों के मुताबिक खुलासा कर रहा है कि संभावित नाम है जो कि ईडी और आईटी के रडार पर फिलहाल बने हुए हैं।
ये सही बात है। इनफैक्ट अगर देखने गए तो सबसे बड़ा नाम इसमें आता है अजीत पवार का, जो कि नेफ्यू है शरद पवार जी के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक स्कैम है उसमें उनका बड़ा नाम है। वो खाली ईडी के रडार पे नहीं है, इनकम टैक्स के भी मेजर रडार पे अजीत पवार माने जाते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली आईटी के रेड्स हुए थे काफी सारे लोकेशंस पे अजीत पवार से रिलेटेड। फिर एक नाम आता है अनिल परब, जो कि शिवसेना के मिनिस्टर है, लॉयर है, खुद सीएम उद्धव ठाकरे के। जो वसूली गेट चल रहा था उसमें दो नाम आए थे। अरुण, मैं रोकना चाहूंगा आपको। ये बड़ी खबर पर टाइम्स नाउ नवभारत लगातार बना हुआ, इस बारे में पूरी जानकारी आपको एक एक करके हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज दिन भर क्या हुआ है। आज सुबह जब ईडी की टीम पहुंची नवाब मलिक के घर पर, और अब तक क्या क्या चीजें हुई हैं आपको टाइमलाइन के साथ दिखाते हैं। गिरफ्तारी के बाद किसी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान हो तो क्या कहिएगा। ईडी का शिकंजा किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर कस जाए और वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए ईडी के दफ्तर से बाहर निकले तो इसे क्या कहिएगा। आरोपों पर कोई पछतावा न हो और सामने वाला गिरफ्तारी के बाद शासन प्रशासन को खुला चैलेंज दे दे तो इसे क्या कहिएगा। जीतेंगे ईडी की गाड़ी में गिरफ्तार वो व्यक्ति बैठे और जोश से पूरा भरा हो तो इसे क्या कहिएगा। जीतेंगे ऐसी तस्वीरों पर आपका जवाब क्या होगा ये आप ही जाने, लेकिन हमें जो मालूम है वो यही है कि उद्धव ठाकरे की सरकार में कद्दावर मंत्री नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी ये गिरफ्तारी भी मामूली केस में नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में की गई। ये है एनसीपी में तीसरे नंबर के बड़े नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी से जुड़ी वो ऑर्डर कॉपी जो आप इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। तह में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको नवाब मलिक के डी कंपनी से कनेक्शन के बारे में भी कुछ पता चले, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी तूफान कैसे मचा ये भी देख लीजिए। मुंबई की सड़कों पर फौरन विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आनंद फानन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे को फोन मिलाया। अजित पवार ने आला मंत्रियों के साथ बैठक की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की। महाराष्ट्र की पूरी सरकार जैसे हिल सी गई और विपक्ष को भी नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद जैसे बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। नवाब मलिक पर लगे आरोपों की पड़ताल करें उससे पहले ये पूरा घटनाक्रम कैसे चला इसे भी जान लेते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह 4 बजे ही पहुंच गई थी। 3 घंटे तक नवाब मलिक से घर पर ही पूछताछ हुई। ईडी ने अपने स्तर पर मामले की छानबीन की। इसके बाद सुबह 7 बजे ईडी की टीम नवाब मलिक को साथ लेकर मुंबई में अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गई। घड़ी में सुबह के जब 8 बजे तो ईडी ने नवाब मलिक से अपने दफ्तर में पूछताछ शुरू की और ये पूछताछ पूरे 8 घंटे तक चलती रही। इस दौरान ईडी की टीम ने नवाब मलिक से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े कई कठिन सवाल पूछे, जिसके तसल्ली बख्श जवाब न मिल पाने के बाद नवाब मलिक को दोपहर 3 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक जब ईडी के दफ्तर से बाहर निकले और मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। हाथ जोश में आसमान की ओर थे, मानो नवाब मलिक ने कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद नवाब मलिक जब गाड़ी में बैठे तो मोदी सरकार को खुला चैलेंज दे दिया।
नवाब मलिक कितना भी खुद को बेगुनाह क्यों न बताएं, लेकिन आरोप कहते हैं कि यह मामला कुर्ला की उस जमीन से जुड़ा है जिसे उन्होंने कई साल पहले कौड़ियों के दाम में खरीदा था। इस जमीन का संबंध दाऊद की बहन हसीना पारकर से है और नवाब मलिक पर यह गंभीर आरोप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे, जिसकी जांच के बाद और सबूत जुटाने के बाद ईडी ने अब नवाब मलिक पर शिकंजा कस दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो ये टाइमलाइन पूरी दिखाई, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर के उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे अजित पवार और शरद पवार। एनसीपी की मीटिंग हो चुकी है और एनसीपी की मीटिंग में बताया गया कि ममता बनर्जी ने भी फोन करके ये कहा कि आप खड़े रहिए, इस जंग में मैं आपके साथ हूं। तो वहीं शरद पवार के साथ एनसीपी के नेता उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। मातोश्री में संभवतः ये मीटिंग हो रही थी और हमारे सहयोगी लगातार इस मामले में बने हुए, वो अपडेट आपको पहुंचाएं। उससे पहले कुछ और जानकारी बताते हैं आपको कि डी कंपनी से तार कैसे जुड़े हुए थे। जो आरोप लगा नवाब मलिक के ऊपर, डी कंपनी के तार कैसे थे कि 1973 में सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी। इस कंपनी के जो 2000 के बाद जो डायरेक्टर रहे वो नवाब मलिक के बेटे रहे। खैर, उससे पहले की बात करते हैं। कुर्ला में जमीन की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए थी, लेकिन उससे महज 1/10 दाम पर उसको खरीदा गया। मलिक ने जमीन को 20 लाख रुपए में खरीदा और वो 20 लाख रुपए भी एक मुश्त पूरे नहीं चुकाए गए थे, यह भी अभी तक का आरोप कहता है। ये डी कंपनी से तार कैसे जुड़े हुए हैं, इसी जमीन की जब जमीन हम तलाशेंगे तो आपको सारी बात पता चलेंगी। सलीम, और ये आपको अपडेट दें, लेकिन उसके साथ साथ आप एक ग्राफिक के जरिए जानकारी लीजिए। और उधर आपको जहां पर अजित पवार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो मीटिंग होने वाली है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएं। उद्धव ठाकरे और अजित पवार की जो बैठक होने वाली है उसकी तस्वीरें फिलहाल सामने आई थी, लेकिन इसी साथ साथ आपको बता देते हैं कि नवाब मलिक के तार डी कंपनी से कैसे जुड़े हुए हैं। फराज मलिक सॉलिड इन्वेस्टमेंट कंपनी का डायरेक्टर था। ये फराज मलिक नवाब मलिक के नजदीकी और उनके बेटे बताए जा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, नेता हैं शिवसेना से। साइना एनसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी से, और हमारे साथ रेशमा पटेल जुड़ रही हैं एनसीपी से। किशोर तिवारी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे कि शिवसेना का स्टैंड क्या है फिलहाल नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर के? किशोर तिवारी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? किशोर तिवारी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। रेशमा पटेल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है फिलहाल? जी, मैं सुन पा रही हूं आपको। जी, मुझे बताइए कि अगर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच कर रही है तो इसमें राजनीति की क्या स्कोप बचता है? देखिए, जांच कर रही है उसके सामने हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम सब जानता है, पूरा देश जानता है कि नवाब मलिक जी पे आरोप लगाने की शुरुआत कब हुई। जब शाहरुख जी के बेटे पे आरोप लगे, उसके अगेंस्ट में जो भी राजनीतिक माहौल गरमाया गया भारतीय जनता पार्टी के साइड से, तो उस बेस पे जब नवाब मलिक ने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की, उसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने उसकी गंदी राजनीति का जाल बोया था और उसी के भाग रूप आज नवाब मलिक जी को गिरफ्तार किया गया। तो रेशमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, इकबाल कासकर से एनआईए ने पूछताछ की थी और इकबाल कासकर, जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई बताया जा रहा है, इकबाल कासकर ने नवाब मलिक का नाम लिया। देखिए, बातें बनाने में भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार है। इस बेस पे नवाब मलिक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा जो मामला था वो मीडिया और देश के सामने रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को लेकर के, इकबाल कासकर के द्वारा के स्टेटमेंट को लेकर नहीं। देखिए आनंद जी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो कूटनीति रही है, उसका जो पूरा प्रोपेगेंडा रहा है, वो वही रहा है कि कैसे बदनाम किया जाए। और महाराष्ट्र सरकार के पीछे तो हाथ धो के पड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने सीएम को कैसे, सीएम की रेस में भी किस टाइप के हथकंडे अजमाए थे। तो बहुत से ऐसे पहलू पे, और तो क्या आप इसे पॉलिटिकल वेंडेटा कहेंगी? उनके हिसाब से नवाब मलिक को अरेस्ट किया है। देखिए, नवाब मलिक जी ने मना नहीं किया, आप जांच करो, लेकिन वो उसमें राजनीतिक किन्नाखोरी रख के, दुश्मनी रख के अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। किशोर तिवारी जी, बताइए जरा कि मुझे बताइए कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच कर रही है तो उसमें किसी पार्टी का रोल कहां से आ जाता है?
हाँ, ये देखो, इंडिपेंडेंट एजेंसी इंडिपेंडेंट रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुमको बताता हूँ आनंद जी। जैसे ही नवाब मलिक की अरेस्ट हुई तो किरीट सोमैया ने आगे किसी की अरेस्ट होने वाली है ये भी बता दिया। और तुमने भी, तुम्हारे रडार पर बहुत सारे नेता रखे हैं, तो ये भी तुम्हारे भी सूत्र वही बता रहे। ये देखो, ये दबाव की राजनीति है। 1993 का ब्लास्ट, 2007 की ये डील, 2003 से 7 तक वहां पर किराएदारों का विवाद, खुद नवाब मलिक वहां के को ओनर और एक 400 स्क्वायर मीटर के इलाके का ये सवाल। लेकिन हम लोग कैसा करते हैं कि अब मुझे एक बताइए कि बीजेपी की 7 साल की सरकार ने कभी कुछ किया नहीं। देवेंद्र फडणवीस सीएम रहते हुए 2014 से 19 एक सेकंड किशोर तिवारी जी, एक सेकंड में थोड़ा सा पिछले 10 दिन का फ्लैशबैक दे देता हूं सर। डी कंपनी से सभी मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनआईए को अधिकृत किया गया था। एनआईए इसी मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जहां तक मेरी जानकारी है, इकबाल कासकर से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि नवाब मलिक का नाम शामिल है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अधिकार पूरी तरीके से अधिकृत नहीं होती है एनआईए जांच करने के लिए। यह मामला फ्रेश केस दायर करके, फ्रेश एफआईआर दायर करके यह मामला ईडी को सौंपा गया। नहीं, ये देखो, मेरी जो बात थी आनंद, आपने बोला एनआईए ने इंक्वायरी की, तो आप मुझे इसकी तारीख भी बता देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी इनके अरेस्ट क्या सिलेक्टिव अरेस्ट कर रहे हैं। देखिए, शिवसेना बीजेपी के टूटने के बाद और बाद में इनका एनसीपी के साथ जो साझा सरकार बनी वो टूटने के बाद, और जैसा श्वेता पटेल ने भी बोला कि जैसे ही नवाब मलिक, उनका नाम सर रेशमा पटेल है। हाँ, रेशमा पटेल है, पहली बार आई है वो मेरे साथ डिबेट में। सरकार में साथी है, साथी प्रवक्ताओं को नहीं पहचानते हैं आप? अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि अच्छी प्रवक्ता है, उसका भविष्य बहुत अच्छा है अभी। और नवाब मलिक एक प्रवक्ता थे, प्रमुख प्रवक्ता थे, और संजय राउत भी प्रमुख प्रवक्ता थे। अब ये प्रवक्ता लोग है ना, हेड ऑन ले रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हेड ऑन लेने की, मैं सर किसी की पर्सनल छवि के ऊपर एलिगेशन लगाना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। कौन निजी जीवन में कैसा था मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। किस सरकार की किससे बनती है किससे नहीं बनती, मुझे कोई उस मामले में संबंध नहीं है। एजेंसी जांच कर रही है, तो राजीव जी मुझे बताइए जरा कि एजेंसी अगर जांच कर रही है और अगर आपको ये विश्वास है कि आपके जो साथी हैं, आपके जो सरकार में साथी हैं, आपके जो नेता हैं वो निर्दोष हैं, तो एजेंसी को जांच करने दीजिए। आपको तो स्वागत करना चाहिए था कि एजेंसी आए, इन्वेस्टिगेशन करे। एक मिनट देखो, मैं आ रहा हूं आपके, किशोर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। बीजेपी से पहले रिएक्शन ले लूंगा सर। आनंद जी, मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है ना अभी, ये चूंकि इनकी सरकार है तो कुछ लोगों को इन्होंने उठा करके कोर्ट पे दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। किशोर तिवारी जी, आप हमारे मित्र भी हैं, वैसे हम आइडियोलॉजिकली पहले आप हमारे ही साथ थे, आजकल शिवसेना में चले गए हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश मत करिए। आज के डेट में ये अब लॉ में मोशन में जा चुका है। अब अगर उनको बेल मिलेगा या जुडिशियल कस्टडी होगी या पुलिस कस्टडी होगी, ये अब कोर्ट का दायरा है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं? आप लीगल सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं? आज के डेट में आप लोग, किशोर तिवारी जी, मेरे साथ कम से कम आपने 25 डिबेट किया होगा देशमुख जी के इशू पे। क्या हो रहा है देशमुख जी के साथ? क्यों कोर्ट बेल नहीं दे रही है? ना तो ट्रायल कोर्ट दे रही है बेल, ना हाई कोर्ट बेल दे रही है, सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसी तरीके से मनन जी, मैं एक बात और बताता हूं, आज एक और विषय उन्होंने उठाया कोर्ट में कि देखिए हमको बिना नोटिस के उठा लिया। अरे आपको नोटिस देते, इनके जो गृह मंत्री जी थे, नोटिस देने के बाद कहां तक भागते रहे। अब तिवारी जी ने छिपाया था कि रेशमा पटेल जी ने छिपाए थे, तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। कितने दिन तक वो भागते रहे बताइए आप। आपके चैनल को बोलिए पता करने के लिए कि इसी तरीके के केस में 100 करोड़ के वसूली कांड में कितने दिन तक एजेंसी उनको ढूंढती रही। मैं वापस राजीव जी लौट रहा हूँ। किशोर तिवारी, बात तो सही है ना, जब अनिल देशमुख का मामला था दलील तब भी यही थी। अनंत जी, यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं अपने पक्ष। आप ही की पुरानी पार्टी के मैम, पहला ठिकाना आपका वही था मेरे ख्याल। मैं वही बता रही हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता जो बता रहे हैं कि हम लोग जांच नहीं करने दे रहे, हमने मना ही नहीं किया, लेकिन राजनीतिक मुद्दा बना के किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाए, किसी सरकार को बदनाम करने की। अरे हम जानते हैं, क्योंकि अमित भाई गुजरात से, मैं गुजरात से हूँ आनंद जी, और मुझे पता है अमित भाई शाह की राजनीति क्या है। मैं गुजरात से
इसलिए जानती हूँ। ठीक है, आज गुजरात रेशमा में पटेल, आप मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र में नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है? कल तमिलनाडु में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस की जो काउंटिंग हो रही थी, उस वक्त डीएमके सरकार ने एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री को उठा करके जेल में भेज दिया, आरोप लगाया किसी इंसान को मैन हैंडलिंग करने का। वहां मैन हैंडलिंग के आरोपों पर आप उठाकर जेल भेज रहे हैं, यहां डी कंपनी से रिश्ता है तो पूछताछ भी ना हो? अनंत जी, यहाँ पे हमने पूछताछ के लिए मना नहीं किया। नवाब मलिक जी, माननीय नवाब मलिक जी वहाँ पे गए हैं, उन्होंने अपने जो भी सफाई देनी है वो दे रहे हैं। बात पॉलिटिकल मुद्दा कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी बना रही है। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की दबाव की राजनीति महाराष्ट्र सरकार पे पहले। मुझे बताइए किशोर तिवारी, मुझे बताइए कि बीजेपी जो कर रही है वो दबाव की राजनीति है। ये जो एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया ईडी ऑफिस के बाहर सैकड़ों की संख्या में जमा होकर के, वो दबाव की राजनीति है। वो प्यार है ना, कार्यकर्ताओं का प्यार है, वो जनता का प्यार है एनसीपी के प्रति, शिवसेना के प्रति। जो तो नवाब मलिक को बजाय ये कहने कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे और सबको क्या क्या कर देंगे, उनको कहते हैं कार्यकर्ता अपने घर जाइए, संयम रखिए, मैंने कुछ किया नहीं है, मैं जीत कर वापस आऊंगा। देखिए अनंत जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सतर्क हो जाती है। मैं एक सेकंड रेशमा जी आ रहा हूँ, आप ही के सरकार के साथी किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको पता है, मैं रेशमा जी आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास किशोर तिवारी जी। किशोर जी से मेरा एक सवाल है, किशोर जी से मैं आ रहा हूँ, राजीव जी मैं आ रहा हूँ, अपना सवाल आप पूछेगा, पहले जवाब तो दे सर, काफी देर से लालाई थे बात करने के लिए। मैं राजीव जी आ रहा हूँ आपके पास। क्या आपके मंत्री जेल में रहेंगे, उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे? छोटा सा सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ। एक मिनट, अगर इनके मंत्री को बेल नहीं मिली तो उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये मेरा सवाल है। एक मिनट मेरी बात सुन लो तुम। देखिए, फेडरल रिपब्लिक के अंदर प्रजातंत्र की कैसी ऐसी तैसी करते ये बीजेपी हमको सिखा रहा है। अभी मैं बताता हूँ, ये सिलेक्टिव अरेस्ट कर रहे हो आप। आपके ईडी ने नारायण राणे की प्रॉपर्टी पे नहीं किया, आपके पार्टी मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। बोलिए क्या पूछा? एक सेकंड राजीव जी, मैं लौट रहा हूँ, एक सेकंड। किशोर जी बताइए, नारायण राणे की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट किया था सर, बताइए जरा एक बार आप। नहीं, क्या हुआ? किरीट सोमैया जी ने नारायण राणे की प्रॉपर्टी का जो जिक्र किया उसमें डिस्प्यूट किया था। देखिए, बिल्डिंग के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन का मामला था, बीएमसी को हिस्सा हटा दे रहा था, उसमें ईडी तो कहीं है नहीं। अनंत मेरी एक बात सुन लो। ये आदमी आईटी डिपार्टमेंट में चपरासी था, चपरासी का कानून बाद में कारकुन बना, यानी बाबू बना, और बाबू बनने के बाद जब वो ये एमएलए बना और मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर बना। सर कौन कहां चपरासी था या कौन पहले कूड़े का काम करता था, इसमें चर्चा का कोई विषय नहीं है ना सर। अनंत जी, आप ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। ये आदमी समाज सेवा करते हुए 10,000 करोड़ का मालिक। किशोर तिवारी जी, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है ना सर। उस मामले में एजेंसीज हैं, मैं बता रहा हूं, उस मामले में एजेंसीज हैं, आप जाइए शिकायत फाइल कीजिए। क्यों नहीं होती? किरीट सोमैया ने कंप्लेंट। किशोर तिवारी जी, मुझे उत्तर दीजिए आप इस बात का। अच्छा मुझे बताइए, इकबाल कासकर कौन है? किशोर तिवारी जी एक सेकंड, रेशमा पटेल, किशोर तिवारी जी, मेरे दोनों आपसे सवाल है, पहले किशोर जी बताइए जरा, इकबाल कासकर कौन है? इकबाल कासकर कौन है? देखो, इकबाल कासकर दाऊद अब्राहम के भाई है, और वो जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे, आप एनआईए के इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे, तो इतना दम है तो बीजेपी की सरकार ये सब तथ्य लेके आ जाए। सर मुझे ये बताइए, इकबाल कासकर कौन है? अरे इकबाल कासकर तो दाऊद का भाई है, ये तो मैं बता रहा हूँ। सरदार वली शाह कौन है? एक बात बता रहा हूँ, सरदार वली शाह कौन है? दाऊद से जितना कनेक्शन है, ये सरदार वली शाह कौन है? सलीम पटेल कौन था? हसीना पारकर के साथ क्या संबंध है? टाइम्स नाउ और भारत सर इन तमाम मुद्दों पर लगातार बना हुआ था और तमाम मुद्दों पर लगातार बना रहेगा। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण की दिन भर वोटिंग की बात हुई। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ा, लेकिन हम यहां इन खबरों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस खबर की जो हर घर की खबर है। नोएडा में एक 14 साल की बेटी ने लोहे के तवे से मार करके अपनी मां की हत्या कर दी। आपको पता है उसने ऐसा क्यों किया? हम बताते हैं आपको। मां ने डांटा था और इसी गुस्से में बेटी ने मां की हत्या कर दी। सबसे पहले आपको हम इस वारदात के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम इस वारदात से जुड़े हुए कुछ खास पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे। पहले देखिए रिपोर्ट।
यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि माँ की जरा सी डांट पर 14 साल की बेटी इतनी नाराज हुई कि अपनी माँ की लोहे के तवे से मार मार कर हत्या कर दी। जो बच्ची थी उसके मन में अपनी माँ के प्रति काफ़ी नफरत थी, क्योंकि बच्ची की माँ जो है उसको काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देती थी, उसको काफ़ी रोक टोक करती थी, और माँ के आचरण को लेकर जो पड़ोसियों से उसको कमेंट मिलते थे उससे भी काफ़ी वो ज़्यादा नाराज़ थी। इस कारण जब संडे की रात में उसकी माँ ने उसको बर्तन धोने की बात कही तो उसने उससे गुस्सा होकर उसके ऊपर मल्टीपल वार किए, जो एक तवे से किए गए, जिसके बाद उसकी माँ की मौके पर ही मौत हो गई। 2 दिन पहले रविवार को ये वारदात हुई। मां अनुराधा अपनी बेटी के साथ नोएडा की इसी अंतरिक्ष केनवाल सोसाइटी की हाई राइज बिल्डिंग के 14वें मंजिल में रहती थी। किसी बात पर मां बेटी में कहासुनी हुई और बेटी ने मां के सिर पर लोहे के तवे से वार कर दिया। देखिए, ये घटना संडे की नाइट की है, जिसमें हम लोग को जानकारी हुई थी हॉस्पिटल से कि एक लेडी को लगभग जिनकी उम्र 35 इयर्स के आसपास है, उनको हॉस्पिटल लाया गया था, उनकी डेथ हो गई है, उनको काफ़ी इंजरी थी। हम लोग तत्काल मौके पे गए और छानबीन की। उसमें वो महिला अपने एक बेटी के साथ रहती थी जो नाबालिग है, और कुछ बातों को लेकर के उनकी बेटी उनसे नाराज रहती थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 20 बार बेटी ने मां पर तवे से वार किया। अनुराधा मूल रूप से शाहदरा की रहने वाली थी। 16 साल पहले शादी हुई थी और शादी के 5 साल बाद ही वो पति से अलग रहने लगी, साथ ही एक बेटी। ऐसा कहा जा रहा है कि माँ बेटी के संबंध तनावपूर्ण थे। बात सिर्फ इतनी सी थी कि अनुराधा ने बेटी को बर्तन साफ करने को कहा। बेटी ने बर्तन साफ नहीं किए। माँ अनुराधा ने इस बात पर बेटी को डांट लगाई और गुस्से में बेटी ने अनुराधा पर तवे से 20 वार कर दिए, जिससे अनुराधा की मौत हो गई। बात बात पे उसका कहना था कि मेरी माँ मुझे गालियाँ देती थी और बहुत ज़्यादा ही भद्दी भद्दी गालियाँ होती थी, प्लस उनको काम करने के लिए भी कहती थी वो, और इनको कुछ लोग ताने मारते थे आसपास के लोग, चूँकि संभवतः उनकी माँ के आचरण, जो मृतका हैं उनके आचरण को लेकर के कुछ लोग उनको ताने मारते थे। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के 9th में पढ़ने वाली इस बच्ची के ऊपर इसका प्रभाव हुआ और उन्होंने ये घटना कर दी। पुलिस का कहना है कि फ्लैट से अनुराधा का शव बरामद करने के बाद जब बेटी से पूछा गया तो उसने बताया कि वो सोसाइटी में नीचे टहलने गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो पता चला कि घर के अंदर कोई नहीं आया था। बेटी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अनुराधा के भाई की शिकायत पर पुलिस ने बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 14 साल की बेटी को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया है। नोएडा में एक बेटी गुस्से में आकर अपनी मां का मर्डर कर देती है। आपको क्या लगता है, क्या यह महज गुस्सा था या सिर्फ आवेश में आकर किया गया अपराध है? यह घटना सिर्फ एक अपराध भर नहीं है, इसके कई पहलू हैं। भावनात्मक पहलू है, मानवीय पहलू है, सामाजिक पहलू है और मनोवैज्ञानिक पहलू है। यह वारदात में एक चिंताजनक सामाजिक सच्चाई है और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आज का युवा इतने गुस्से में क्यों है? आज के युवाओं के मन में इतनी नाराजगी क्यों है? क्यों आज का युवा बात बात पर भड़क जाता है? कभी घर में तो कभी घर से बाहर छोटी सी बात पर बड़ा अपराध कर बैठता है। क्यों उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म होती जा रही है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नाबालिग अपराध के देश में आंकड़े क्या कहते हैं। ये आंकड़े आप देखिए और आंकड़े आपको दिखाते हैं कि आंकड़े डराने वाले। ये साल दर साल के आंकड़े और नाबालिग अपराध है आईपीसी और एसएलएल में के द्वारा जो अपराध दर्ज किए गए। साल 2018 में 31,591 ऐसे मामले दर्ज किए गए। साल 2019 में 32,269 ऐसे मामले दर्ज किए गए। साल 2020 में 29,768 ऐसे मामले दर्ज किए गए जहां पर कि अपराध नाबालिगों वाला द्वारा किए गए थे और आईपीसी गंभीर धाराओं में यह अपराध दर्ज किए गए हैं। गुस्से में बच्चे हाथापाई करते हैं, बात बढ़ती है तो मर्डर कर दे रहे हैं। नोएडा में एक बेटी ने मां का मर्डर किया और यह कोई अकेली और अजूबा घटना नहीं है, क्योंकि आए दिन बच्चों का ऐसा ही गुस्सा घर में और घर से बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 12 से 18 साल के बच्चों में इतना गुस्सा क्यों है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 21 फरवरी यानी सिर्फ 2 दिन पहले नोएडा के सेक्टर 126 में अमेठी यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच हाथापाई हुई। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें छात्रों को गुस्से में देखा जा सकता है।
एक दूसरे पर कुर्सी टेबल फेंकते हुए देखे जा सकते हैं। सेक्टर 126 हो या 77, गुस्से में कुछ छात्र हो या फिर 14 साल की एक बेटी, अंत अपराध से होता है। छात्रों के बीच लड़ाई झगड़ा हो या एक बेटी का मां की हत्या करना, ये मामले अजूबे नहीं हैं। इस तरह के अपराध आम हो चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि इसके पीछे कारण क्या है। 14 साल की लड़की का अपनी मदर को 20 बार सर पे मार डालना एक बहुत ही बड़ा वायलेंट बिहेवियर है। इतना ये साधारण बिहेवियर नहीं देखा जा सकता। अगर हम साइकेट्रिक मनोविज्ञानी के रूप में देखें तो ये साइकोटिक बिहेवियर की तरह लगता है। एक साइकोटिक बिहेवियर तब उत्पन्न होता है जो हमारे ब्रेन के कोई बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से होता है। ये एक बहुत बड़ा विकार है। एक 14 साल की बेटी में इतना गुस्सा कि वो अपनी मां की हत्या कर दे, बात वाकई हैरान करने वाली है। जिम्मेदार कौन है, वो बेटी या वो माता पिता जिन्होंने बेटी को ऐसे हालात में पहुंचा दिया कि वो आवेश में आकर अपराधी बन गई। क्या ये वजह है कि परिवार में एक साथ रहते हुए भी दूरी बनी रहती है? क्या बच्चों का माता पिता से भावनात्मक संपर्क टूट रहा है? क्या इसकी वजह न्यूक्लियर फैमिली है? माता पिता का बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाना इसके पीछे का कारण है। बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में व्यस्त रहना इसका कारण है। अनुराधा के परिवार के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। अंतरिक्ष केनवाल सोसाइटी में अनुराधा सिर्फ अपनी बेटी के साथ रहती थी। अनुराधा खुद नौकरी करती थी। बेटा ननिहाल में रहता है। अनुराधा के पति अलग रहते हैं और वो बेटी जिसके हाथों अपराध हुआ वो बिल्कुल अकेली या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ। जो बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे माँ बाप का अब्यूज़ ज़्यादा, उनको अब्यूज़ करते हैं या माँ बाप के बीच में झगड़े रहते हैं या फैमिली का माहौल ऐसा है जो नॉर्मल से थोड़ा सा डेविएशन है, उस माहौल में बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम आजकल टीवी का, OTT का भी वो देखें कि उसमें वायलेंट मूवीज़ आना, वायलेंट पिक्चराइजेशन, उसका भी असर बच्चों पे पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों के लिए एक जरूरत बन चुके हैं। स्कूल की क्लास हो या फिर उनका एग्जाम, हर बात के लिए वो मोबाइल और लैपटॉप जैसे गैजेट्स पर निर्भर है। पिछले 2 साल में कोरोना महामारी की वजह से ये जरूरत निर्भरता में तब्दील हो गई है। बच्चों में गुस्सा बढ़ना एक मानसिक विकार की तरह है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चों द्वारा किए गए अपराध के पीछे का गुस्सा एक मानसिक विकार है। बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके आंकड़े और भी भयावह हैं, जो कि आंकड़े आपको दिखाए भी। लेकिन इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या मानते हैं, ये आपको उन्हीं की भाषा में आसान तरीके से समझाते हैं। नाबालिगों में मानसिक विकार साउथ एशिया में सबसे ज्यादा माने जाते हैं। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री 2019 का आंकड़ा है, जो कहता है कि 7 में से 1 नाबालिग दुनिया में मानसिक विकार का शिकार है। भारत में 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं आज की तारीख में जो कि मानसिक परेशानी को झेल रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। लगभग 80 से 90% बच्चों के लिए डॉक्टरी सहायता मांगी ही नहीं जाती और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि सामाजिक रूप से हम मानसिक अवसाद को एक बीमारी के तौर पर मानते ही नहीं हैं। इसलिए 80 से 90% बच्चों को डॉक्टर की सहायता नहीं मिलती। बच्चों में इतना गुस्सा क्यों आता है, इसके पीछे की वजह बताते हैं आपको। 13 से 18 साल के बच्चों का इंटेलिजेंस जो क्वोशेंट है वो ज्यादा होता है, इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होता है, समझदारी की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इमोशनल क्वोशेंट बहुत कम होता है, यानी इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन इमोशनल क्वोशेंट उतना बहुत ज्यादा नहीं रह जाता, जिसकी वजह से गुस्सा ज्यादा आता है। और हम नहीं कह रहे, ये मनोवैज्ञानिक मानते हैं। एक बड़ी वजह मानते हैं कि बच्चों में गुस्सा और मानसिक अवसाद लगातार बढ़ता जा रहा है। टॉलरेंस की यानी कि सहन शक्ति बहुत कम होती जा रही है, उसी की तमाम ये और ये आपको निमहंस की रिपोर्ट दिखा रहे क्या कहती है कि 80% युवा ऐसे हैं जो कि हमेशा गुस्से में रहते हैं, किसी ना किसी बात से नाराज रहते हैं। 80% युवाओं का आंकड़ा है ये। आप देखिए कि युवा किस तरफ जा रहा है। एडोलसेंस एज जिसको हम कहते हैं, जो कि 13 से 17 साल की होती है,
उसकी उम्र, उसके साल लगातार घटते जा रहे हैं। स्मार्टफोन का रोल क्या है यह आपको बताते हैं। मां बाप स्मार्टफोन में बिजी हैं। माता पिता की स्मार्टफोन में व्यस्तता बच्चों में गुस्से का एक बड़ा कारण बनती है, क्योंकि मां बाप बच्चों को समय नहीं दे पाते, अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं दे पाते, जो कि बच्चों को खलती है। और एक बड़ी वजह यह है कि बच्चों का जो इमोशनल क्वोशेंट है वो घटता जा रहा है और इस वक्त एक खतरनाक स्तर पर है। यह स्मार्टफोन की देन है, पहला कारण और सबसे अहम कारण यह है। आप देखिए आजकल के बच्चों में जो कि एडोलसेंस एज में जा रहे होते हैं, एडोलसेंस को आप 3 कैटेगरी में डालेंगे, अर्ली एडोलसेंस, मिडिल एडोलसेंस और लेटर एडोलसेंस। इन तीनों की जो एज ग्रुप है वो लगातार घटता जा रहा है। ये खबर आपको दिखाई, इसी बीच आपको एक और अहम खबर दिखाते हैं कि टाइम्स नाउ न भारत रूस यूक्रेन संकट की पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। आज भी हर अपडेट हम आपको धाकड़ स्टूडियो देख लेंगे। उससे पहले यूक्रेन से रूसी राजनयिकों का निकलना शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन में जो उसके राजनयिक हैं उनको निकाल रहा है। इसी बीच रूस और यूक्रेन के विवाद को लेकर के ब्रिटेन के पीएम ने बड़ा बयान दिया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन को सैन्य सहायता मुहैया कराएंगे। उससे पहले रूस के कई बैंक्स पर और अरबपतियों पर बैन लगा चुका है। बैक एक्सक्लूसिव में ये अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। आपको सबसे पहले ले चलेंगे यूक्रेन के उस गांव में जहां की 80 साल की बुजुर्ग महिला ने दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी है सबसे बड़ी चुनौती। उसने कहा कि रूस की सेना उसके गांव पर चाहे तोप चलाए या बम चलाए वो नहीं डरेगी, वो नहीं झुकेगी और डट के रूस की सेना का मुकाबला करेगी। पुतिन को सबसे बड़ी चुनौती, 80 साल की महिला की ललकार। यूक्रेन बॉर्डर से गरजी एक बुजुर्ग, चाहे तोप चले, मिसाइल या बम, डरेंगे नहीं, गांव में डटे रहेंगे हम। Я уже не боюсь ничего. Прибью, только б хорошо, если прибили сразу. И все. तबाही की कहानी, बुजुर्ग की जुबानी। Я уже не боюсь ничего. Прибью, только б хорошо, если прибили сразу. И все. यूक्रेन में जहां घुसी रूस की सेना, सरहद के उस आखिरी गांव से रियल रिपोर्ट।